तो हेलो गाइस गाइस यार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यार हमारी जो है ना नीट एग्जाम जे डबल ई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, अभी हम पढ़ रहे हैं जैव अणु। तो भाई जैव अणु के हमने एक पिछली क्लास देखी थी, उसमें जैव अणु के हमने 20 से 21 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज भी भाई हम 25 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं जैव अणु की और कोशिश करेंगे कि आज हमारा जैव अणु खत्म हो जाए। बट आज नहीं हो पाएगा तो कल हमारा जैव अणु खत्म हो जाएगा। भाई इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हम आपको लेकर आ रहे हैं, है ना। तो आपका भी भाई जो है ना बनता है कि आप इसको रेगुलर जो बिल्कुल वीडियो को देखें, ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आप इसको सॉल्व करें। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो भाई आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है भाई कि गलत कथन की पहचान करना है। गलत कथन हमें जो है ना बताना है, गलत कथन कौन सा है उसकी हमें क्या करना है, पहचान करना है। तो ध्यान से सुनेगा बेटे, है ना। तो विटामिन B12 में Hg2+ होता है। गलत कथन बताना है, क्या विटामिन B12 में Hg2+ होता है? बोलो होता है क्या? नहीं यार, विटामिन जो B12 होता है इसमें तो मेरे भाई हमने तो ये पता है कि इसमें कोबाल्ट होता है, Hg2+ तो होता नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। हीमोग्लोबिन में आयरन +1 होता है क्या? भाई आयरन पे तो 1+ होता ही नहीं है, आयरन पे तो भाई 2+ और 3+ होता है, तो 1+ वाली बात कहां से आ गई? ये भी गलत हो गया, तो ये गलत है। क्या प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्लूकोज में अपचयित होती है? तो भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने देखी होगी और प्रकाश संश्लेषण में जो CO2 है वो ग्लूकोज में अपचयित होती है, बिल्कुल अपचयित होती है, तो सत्य है। तो असत्य कौन सा है? तो भाई पहला और दूसरा असत्य है, तो आपका फोर्थ वाला लग जाएगा। फोर्थ में लिखो 1 एवं 2 दोनों, तो ये आपका सही हो जाएगा, है ना। समझ में आपको आ गया बहुत अच्छे से। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो मेरे भाई हमारा अगला क्वेश्चन है असुमेल का प्राप्त कीजिए। मतलब जो असुमेलित है, सुमेलित नहीं है, उसको हमें बताना है ना। असुमेलित है उसको बताना है, तो ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनना है आपको, बहुत अच्छे से सुनना भी है, ठीक है। क्या सुक्रोज का जल अपघटन करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है? तो हाँ यार, सुक्रोज का जब जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है, तो भाई ये तो सत्य है हमारा, लेकिन हमें असुमेल बताना, जो सत्य नहीं है वो बताना। क्या लैक्टोज का जल अपघटन करने पर गैलेक्टोज और ग्लूकोज प्राप्त होता है? तो भाई गैलेक्टोज और ग्लूकोज ही प्राप्त होता है, बट ये थोड़ी नीचे वाली ये जो चीजें हैं इनको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये नीट का एग्जाम दे रहा हो आप, JEE का एग्जाम दे रहा है, तो ये बारीकी से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा सत्य है। क्या माल्टोज का जल अपघटन करने पर ग्लूकोज और ग्लूकोज प्राप्त होता है? बिल्कुल ये सत्य है। माल्टोज का जब जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज ही, दोनों ग्लूकोज के अणु ही प्राप्त होते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, दोनों ग्लूकोज के अणु तो प्राप्त होते हैं, लेकिन माल्टोज का जल अपघटन पर दोनों ग्लूकोज के अणु सेम होते हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं होता। लेकिन आप यहां देखो, यहां पर दोनों ग्लूकोज के अणु सेम नहीं है, यहां माइनस+ है और यहां माइनस है, तो ये तो आपका भाई असत्य हो गया ना, असत्य हो गया। तो यही आपका क्या है? असत्य है। यही आपका क्या है? असत्य है। और असुमेल ही बताना था, तो आपका ये तीसरा जो है ना वो सही हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ग्लूकोज के अणु तो प्राप्त होते हैं, लेकिन दोनों ग्लूकोज के अणु कैसे होते हैं? सेम होते हैं, माइनस प्लस माइनस नहीं होते, बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो, और दोनों कौन कौन से होते हैं? माइनस+ वाले। ध्यान रखना, ये वाला जो ग्लूकोज है दोनों ये वाले प्राप्त होते हैं, ठीक है, माइनस वाले नहीं, ये वाले प्राप्त होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? शर्करा के जलीय विलयन में अम्लीय जल अपघटन पर प्रकाशिक घूर्णन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन याद रखने वाला है, ये क्वेश्चन याद करने रखने वाला है कि भाई जब शक्कर का हम जलीय विलयन में अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो प्रकाशिक घूर्णन में क्या परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं प्रतिपन। क्या बोलते हैं? प्रतिपन। क्योंकि प्रकाश का है ना, तो आप प्रकाश से याद रखना कि भाई ये प्रकाश का है, प्रकाशिक है, तो प्रकाश का प्रा और तीपन, तो प्रतिपन, ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी, और अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां। क्या कह रहा है? अल्फा डी ग्लूकोज एवं बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं? तो देखो, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ग्लूकोज और जो फ्रैक्टोज हैं, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज हैं, ये तो मोनोमर है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज हैं, ये मोनोमर है, लेकिन मोनोमर के अंदर जो है वो क्या है? एनोमर है। तो भाई अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के अंदर वाले भाग है ना, और जो अंदर वाले भाग हैं भाई उनको तो हम एनोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एनोमर। ठीक है, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है, मोनोमर, लेकिन इसके अंदर जाओगे तो हम क्या बोलेंगे, उनको एनोमर बोलेंगे। ये क्वेश्चन कल भी आया था एक क्वेश्चन। ठीक है, चलो, निम्न ज्यूटर आयन का संविभव बिंदु क्या है। देखो, एक आपको ये ज्यूटर आयन देकर रखा भाई, ये ज्यूटर आयन देकर रखा है, इसका संविभव बिंदु क्या है। तो देखो, आपको करना क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको यहां पर क्वेश्चन में जो भी वैल्यू आपको दी जाए, जो भी वैल्यू आपको क्या करें, यहां पर ये दी जाए। जैसे 2 वैल्यू आपको दी है, तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू का हाफ करना है। तो इस वैल्यू का हाफ करना है और इस वैल्यू का हाफ करना है, दोनों वैल्यू का आपको क्या करना है, हाफ करना है। ठीक है, जैसे 9.6 का हाफ आप करोगे, ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा बेटा, 4.8 मिल जाएगा। 9.6 का हाफ करोगे 4.8, सॉरी 4.8 मिल जाएगा। और 4.2 का हाफ करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, 2.1। इनको आप जोड़ो, 8 और 1 कितना हो गया, 9, और 4 और 2 कितना हो गया, 6, मतलब ये 6.9, ये 6.9। ऐसे ही आपको निकालना है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऐसे ही आपको निकालना है। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, तो ये सब जानते हो आप, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, ये अपन ने कल भी देखा था। ठीक है, चलो अगला है क्वेश्चन, सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज के C1 कार्बन पर निम्न में से, देखो ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुक्रोज मतलब शक्कर के अल्फा डी ग्लूकोज के C1 कार्बन पर निम्न में से कौन सा क्रियात्मक समूह होता है। भाई देखो ध्यान रखना, एल्डिहाइड नहीं होता, कीटोन नहीं होता, हेमी एसिटेल नहीं होता, क्या होता है, एसिटेल। ध्यान रखना, अब सुक्रोज के अल्फा डी ग्लूकोज की बात की है, ग्लूकोज की बात नहीं कही गई, फ्रक्टोज की बात नहीं की गई, अल्फा डी ग्लूकोज की बात की गई, तो इसका एसिटेल होता है। क्या होता है, एसिटेल। ठीक है ना, याद रखना। देखो, ग्लूकोज में क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड होता है, लेकिन अब अल्फा ग्लूकोज की बात करें तो एसिटेल, तो एसिटाल्डिहाइड से ही तो एसिटेल बनना है ना। ठीक है, तो याद रखना, सॉरी एल्डिहाइड से ही तो एसिटेल बन रहा है ना, तो ये याद रखना है। ठीक है, चलो, ग्लूकोज के प्रकाशिक समावयवों की कुल संख्या कितनी है, तो ये याद रखने वाला है भाई। ग्लूकोज के प्रकाशिक समावयवों की संख्या कितनी है, 16 है। क्या है, 16 है। या तो आप इनके 16 समावयवी देखो तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इतना हमारे पास समय है नहीं, या तो आप ऐसे कर लो। क्लियर हो गया ना भाई, चलो आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले क्वेश्चन पर बात होगी भाई। तो भाई कैसा लग रहा है, एक बार वीडियो यार जल्दी बताओ यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ यार, और वीडियो को लाइक भी करो यार, है ना, वीडियो को लाइक भी करो यार। बस आपके एक लाइक के लिए तो हम इतनी मेहनत करते हैं, और आप वो ही एक लाइक करते नहीं हो, तो ऐसे कैसे काम बनेगा ना। तो भाई लाइक करो यार वीडियो को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन एक सेकंड, क्वेश्चन है हमारा, डी ग्लूकोज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो डी ग्लूकोज है, इसके संदर्भ में, इसके बारे में कौन सा कथन सही है वो बताना। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यह फेनिल हाइड्राजीन के आधिक्य के साथ अभिक्रिया पर ओसोजोन देता, भाई ओसोजोन नहीं देता। ठीक है, यह Br2H2 के साथ अभिक्रिया का सैकेरिक अम्ल देता है, तो भाई ये ऐसा भी नहीं होता। यह गैलेक्टोज के साथ एपिमेरिक संबंध दर्शाता है, तो भाई बिल्कुल ये इसके साथ संबंध दर्शाता, क्योंकि ये दोस्त है। क्यों, क्योंकि आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये तो आपके दोस्त है ना, तीनों आपके क्या है, मोनोसैकेराइड, और तीनों दोस्त है, तो ये इसके साथ संबंध दर्शाता है, तो ये तीसरा इसका क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। नीचे दी गई शर्करा में अपचायक शर्करा, देखो आपका ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा मैं अपचायक और अनअपचायक पे थोड़ी सी बात कर रहा हूं। ठीक है, अपचायक और अनअपचायक पर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं वीडियो में नीचे चलूंगा और मैं थोड़ा सा आपको इनको सिखा देता हूं, इनको समझा देता हूं, आपको बार बार प्रॉब्लम हो सकती है नहीं तो। ठीक है, ध्यान से सुनना आप, है ना, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक सेकंड का बस थोड़ा सा काम और बचा। देखो इधर ध्यान सुनना, ये आ गया है अपचायक और अनअपचायक का, ध्यान सुनना, है ना। देखो, अपचायक और अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं वो तो देखो जिन कार्बोहाइड्रेट में मुक्त एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड या कीटोनी मतलब कीटोन समूह होता है, वे फैलेंग विलयन तथा टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर सकते हैं, और वे अपचायी कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो हमें पता है कि भाई जो मोनोसैकेराइड हैं, जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, उनके पास एल्डिहाइड और कीटोन होता है, तो वो टोलेन अभिकर्मक और फैलेंग विलयन को अपचयित कर सकते हैं, और अपचयित कर सकते हैं इसलिए अपचायक होते हैं। मतलब ऐसा हम कहें, देखो थोड़ा सा अगर ध्यान से एक सेकंड रुको, तो देखो यहां पर ये शब्द लिखा है, सभी मोनोसैकेराइड चाहे वो एल्डोज हो या कीटोज हो, अपचायी प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं, अपचायी।
केवल मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के अलावा जितने भी हैं वो अनअपचायी प्रकृति के हैं। वो क्या है? अनअपचायी प्रकृति के। तो ये बात आप ध्यान रख गए कि नहीं? रख गए। चलो अब दूसरी बात याद रखो। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? देखो सभी पॉलीसेक्राइड जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन इत्यादि क्या है? अनअपचायी। क्या है ये? अनअपचायी। तो इनको आप याद रखना भाई, है ना। और देखो डाइसेकेराइड, ये लिखा है डाइसेकेराइड अनअपचायी है। डाइसेकेराइड क्या है? अनअपचायी। ये सुक्रोज के अलावा सभी डाइसेकेराइड की प्रकृति अपचायी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना डाइसेकेराइड में केवल आपका जो सुक्रोज है वो आपका अनअपचायी है। इस बात को याद रखना, सुक्रोज है वो केवल अनअपचायी है, लेकिन इसके अलावा जो भी डाइसेकेराइड है वो आपके अपचायी प्रकृति के हैं। ठीक है, तो सुक्रोज क्या है? अनअपचायी। सुक्रोज क्या है? अनअपचायी। बाकी लैक्टोज की बात करें, माल्टोज की बात करें तो ये अपचायी है। तो मैं क्या क्या बता रहा हूं ध्यान रखना। मोनोसेक्राइड क्या है? अपचायी। ठीक है, डाइसेक्राइड में सुक्रोज क्या है? अनअपचायी। पॉलीसेक्राइड में जितने पॉलीसेक्राइड है वो अनअपचायी, लेकिन लैक्टोज और माल्टोज क्या है? अपचायी है। याद रखोगे? याद रखना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात होगी हमारी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बोला था? यहां पर बेटा हमारा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि दिए गए शर्करा में अपचायक शर्करा कौन सी है? तो भाई देखो सुक्रोज क्या है? अनअपचायक। सुक्रोज क्या है? अनअपचायी। अभी देखा तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी सुक्रोज अनअपचायक, तो ये सभी तो आपका हो ही नहीं सकता। तो लेकिन फ्रैक्टोज और ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, तो मतलब ये अपचायी होगी। क्या होगी? अपचायी। ठीक है, चलो अब यहां पर आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है? तो भाई मैंने आपको कल ही बताया था आवश्यक और अनावश्यक। मैंने आपको कल एक वीडियो का लिंक वीडियो बनाई थी, उसमें ये बताया था कि भाई कौन से अपचायी हैं, कौन से अपचायी हैं, और इसकी जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम पर डाल भी दी। तो मुझे पता है कि आप सबने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा तो भाई टेलीग्राम वो उसकी पीडीएफ डाल दी गई है, आप पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ोगे तो आप ही का नुकसान है। ठीक है, तो बताओ कौन सा है? तो मैं यहाँ टिक लगा दूंगा, मुझे पता है कि आपने पढ़ लिया होगा। तो ल्यूसीन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये हो गया आवश्यक। ठीक है, और बाकी अनावश्यक मैंने आपको ये सब बता दिए। ठीक है, अब यहां पर अगला क्वेश्चन है कि भाई आपको क्या करना है? सही कथन की पहचान करना। सही कथन। ठीक है, तो देखो सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज का एक रेखीय बहुलक है। सही कथन की पहचान करना है अपन को बेटा। किसकी पहचान करना है? सही कथन की पहचान करना है। तो आप सही कथन, क्या सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज का एक रेखीय बहुलक है? बिल्कुल यार, सेल्यूलोज ग्लूकोज का ही तो बहुलक है, लेकिन बीटा डी का सही है। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक, भाई यही तो पहचान है कि भाई सेलुलोज भी बहुलक है, स्टार्च भी बहुलक है ग्लूकोज का, लेकिन सेलुलोज किसका है? बीटा डी ग्लूकोज का, और स्टार्च किसका है? अल्फा डी ग्लूकोज का। तो ये भी सही है। एमाइलोज जल में घुलनशील होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जल में घुलनशील नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है भाई, एक एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना आपको। तो ये भी सत्य है, तो ये चारों सत्य है भाई, चारों सही कथन है, ये सही है आपका जवाब है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करें। निम्न में से किस विटामिन की कमी कारण स्कर भी होता? सब जानते हो भाई, विटामिन सी। बट विटामिन सी तो इसमें है ही नहीं, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम दिया है भाई आपको एस्कार्बिक अम्ल। ये पहचान करो यार, पहचानोगे तो मजा आएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नाइट्रोजनी क्षार को फ्यूरिन से व्युत्पन्न किया जाता है? फ्यूरिन, अब थोड़ा बता दे रहा हूं। देखो आपको एक सेकंड में थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, देखो इधर ध्यान रखना। आपको पता है भाई, यहां ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, कि भाई शर्करा न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित दो शर्कराएं, एक राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। देखो शर्कराएं न्यूक्लिक अम्ल में कितनी शर्कराएं होती हैं? दो, एक राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज आरएनए में होती है और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होती है। ठीक है, ये शर्कराएं फ्यूरेनोज में उपस्थित होती हैं। जो ये मतलब राइबोज और डीऑक्सीराइबोज हैं वो किस में होती हैं? फ्यूरेनोज में उपस्थित होती हैं। ये बात याद रखना। अब क्षारक ये फ्यूरेन तथा पिरीमिडीन से व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो मतलब जो डीएनए और आरएनए में जो क्षारक होते हैं, या फिर ऐसा बोले कि जो डीएनए में जो क्षारक होते हैं वो किससे? वो प्यूरिन और पिरीमिडीन से व्युत्पन्न होते हैं। तो कौन कौन से क्षारक प्यूरिन से व्युत्पन्न होते हैं, कौन कौन से पिरीमिडीन से, वो देखना पड़ेगा। तो यहां ध्यान से सुनो। देखो प्यूरिन जो है, इस प्यूरिन से उत्पन्न होने वाले क्षार कौन कौन से हैं? एक एडिनिन है और एक ग्वानिन है। याद रखोगे, एडिनिन की संरचना है, ये ग्वानिन की संरचना है। ठीक है, और प्रीमिडीन से कौन कौन से क्षार उत्पन्न होते हैं? तो प्रीमिडीन से देखो एक साइटोसिन होता है, एक थाइमिन होता है और यूरेसिल होता है। तो आप समझ रहे हो ना भाई, समझ रहे हो कि मैं क्या कहना आपसे चाह रहा हूं, है ना। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई यूरेसिल कौन से होता है, वो प्रीमिडीन से होता है, तो आपको देखो ये बता दिए ना मैंने, और इसकी मैं पीडीएफ भी बोल रहा हूं कि भाई डाल दूंगा टेलीग्राम पे। यही सब चीजें एग्जाम में आती हैं यार। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो
अब आप इस क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है दे दोगे, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि भाई ये किस बता है ना, क्या पूछा था, निम्न में से नाइट्रोजन क्षार प्यूरिन से उत्पन्न होता है, तो कौन होता है प्यूरिन से, ग्वानिन होता है ना, ग्वानिन होता है, अभी बताया, बिल्कुल होता है। ठीक है, इक्षु शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में रूपांतरित करने वाला, देखो भाई इक्षु शर्करा एक शक्कर होती है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन करता है, इन्वर्टेज करता है, कौन करता है, इन्वर्टेज, तो ये का सही आंसर है। ये भाई ये मैंने आपको बताया था और ये मैंने आपको अलग से नोट में लिखवाया था, 12th मैंने पढ़ाया था, ये सब चीजें अलग से लिखवाई थी। ठीक है, निम्न से कौन परिवर्ती घूर्णन परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन नहीं दर्शाता, तो जो परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कौन नहीं दर्शाता वो आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से जवाब देना। तो जो सुक्रोज है बेटा, ये सुक्रोज है ना, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन नहीं दर्शाता, क्योंकि ये अनअपचायी होता है, और जो अनअपचायी होता है, जो अनअपचायी होता है वो परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन नहीं दर्शाता। मैंने अभी ऊपर बताया था अनअपचायी नहीं दर्शाएगा, ठीक है, लेकिन अपचायी दर्शाएंगे, तो ये अपचायी है तो ये दर्शाते हैं, बट ये दर्शाता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, और भाई हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये वाला 24वां। ठीक है, बोला है जलीय विलयन में एक एमिनो अम्ल का प्रभावी रूप क्या है, एक जलीय विलयन, देखो आपको पता है एमिनो अम्ल को अगर जलीय विलयन में डाल देते हैं तो भाई वो ज्यूटर आयन में परिवर्तित होता है। एमिनो अम्ल को अगर जलीय विलयन में डालते हैं तो वो किसमें परिवर्तित होता है, ज्यूटर आयन में, भाई किसमें, ज्यूटर आयन में। तो एमिनो अम्ल को अगर जलीय विलयन में डालते हैं तो वो ज्यूटर आयन में परिवर्तित होता है, और ज्यूटर आयन देखो ये तो है नहीं, ज्यूटर आयन में दो आयन होते हैं, इसमें प्लस है माइनस नहीं है, इसमें एक भी प्लस माइनस नहीं है, इसमें एक माइनस है प्लस नहीं है, तो इसमें प्लस भी है माइनस में, तो ये सही होगा आंसर आपका। ठीक है, चलो अगला है इनमें से कौन सा प्रोटीन जल में आबिले है, कौन सा प्रोटीन जल में आबिले है, तो आपको पता है क्रिएटिन, क्रिएटिन में जैसे बाल हुआ, हड्डियां हुई, ये आते हैं, तो ये तो आपका आबिले है। और मायोसिन, मायोसिन में मांसपेशियां आती हैं, और मांसपेशियां भी जल में आबिले होती हैं, जल में नहीं घुलती, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो एक और दोनों हो जाएगा, लेकिन इंसुलिन जल में घुल जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है डी ग्लूकोपाइरेनोज के दोनों रूप आपस में किस प्रकार से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो डी ग्लूकोपाइरेनोज के आप जो रूप हैं, देखो भाई एनोमर कहलाते हैं। डी ग्लूकोज में दोनों होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। डी ग्लूकोपाइरेनोज में एक अल्फा होता है और एक बीटा ग्लूकोज होता है, एक अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, और अल्फा और बीटा ग्लूकोज तो एनोमर कहलाते हैं, तो एनोमर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, असुमेल का चयन करना है, मतलब जो असुमेलित है उसका हमें क्या करना है बेटा, चयन करना है, पहचान करना है। तो ध्यान सुनो, तो भाई सेलुलोज क्या है, बीटा डी ग्लूकोज सत्य है ना। सुक्रोज ग्लाइकोसाइड एक बंध द्वारा बंधा होता है, सुक्रोज में मोनोसेक्राइड होता है ना, दो अणु, तो वो ग्लाइकोसाइड एक बंध द्वारा बंधा होता है। अब लैक्टोज तो अल्फा डी ई गैलेक्टोज, भाई गैलेक्टोज अल्फा डी गैलेक्टोज नहीं होता यार, है ना, बीटा डी गैलेक्टोज होता है, अल्फा डी गैलेक्टोज नहीं होता, बीटा डी गैलेक्टोज होता है इसमें। ठीक है, तो डीएनए फास्फोडाइएस्टर बंध, तो ये सत्य है। तो आपका असत्य कौन सा होगा बेटा, असत्य कौन सा होगा, तो भाई असत्य होगा हमारा तीसरा। ठीक है, तीसरा होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, ध्यान से सुनते जाना, अच्छे से समझते जाना। ठीक है, और निम्न में से कौन सा एक क्षारीय एमिनो अम्ल है, क्षारीय एमिनो अम्ल, भाई क्षारीय एमिनो अम्ल कौन सा है, तो एमिनो अम्ल लाइसिन जो है वो क्षारीय है, एमिनो अम्ल का जो लाइसिन है ना वो कौन सा है, क्षारीय है। ठीक है, ग्लूकोज के ताजे बने जलीय विलयन के प्रकाशिक घूर्णन में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ग्लूकोज के ताजे बने जलीय विलयन में प्रकाशिक घूर्णन में परिवर्तन क्या कहलाता, तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, तो वो परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहलाता है, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहलाता है। तो आई होप यार भाई आज के क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो और कल जो है ना, कल एक वीडियो और रहेगा, जय बड़ू का कल एक वीडियो और रहेगा, और जय बड़ू हम कल फिनिश कर देंगे। ठीक है, पूरा फिनिश कर देंगे जय बड़ू, कल चाहे 50 क्वेश्चन करने पड़े लेकिन जय बड़ू फिनिश कर देंगे। तो भाई वीडियो कैसा लगा है, वीडियो कैसा लगा, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यार जल्दी से कर लो यार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी